हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 1। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 5। हमारे आज के टॉपिक का नाम है लद्दाख, जिसमें हम जानेंगे लद्दाख की केस स्टडी, लद्दाख की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में और लद्दाख की ऐतिहासिक स्थिति के बारे में। तो हमने पिछले टॉपिक में जाना था हमारे भारत में विविधता है और हमने विविधता को समझा था भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति के बेसिस पर कि किसी भी क्षेत्र में जो विविधता होती है वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण होती है और ऐतिहासिक स्थिति के कारण होती है। तो आज हम वही बात करेंगे लद्दाख की कि लद्दाख की जो विविधता है लद्दाख में वो क्यों है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है और वहाँ की ऐतिहासिक स्थिति हमें क्या बताती है विविधता से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लद्दाख जो है पहले जम्मू कश्मीर का ही पूर्वी भाग था, लेकिन अब लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। जो ये वाला हिस्सा है भारत का, येलो येलो आपको दिख रहा होगा, ये लद्दाख है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। अब रेगिस्तान क्यों? क्योंकि यहाँ की भूमि बंजर है और ठंडा इसीलिए क्योंकि ये साल में आधे से ज़्यादा टाइम बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढके रहने के कारण और यहाँ की बंजर भूमि के कारण इसको कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान। तो भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। हमने अभी अभी जाना यहाँ की बंजर भूमि है, इसीलिए यहाँ पर कम कृषि होती है, यहाँ पर बारिश भी कम होती है और साल में आधे से ज़्यादा टाइम लद्दाख बर्फ से ढका रहता है। और पीने के पानी के लिए भी यहाँ पर लोगों को गर्मी में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है, पानी भी जम जाता है, बर्फ रहती है पूरे टाइम। तो पीने के पानी के लिए लोग सिर्फ एक ही चीज़ पर निर्भर रहते हैं। गर्मी में जो थोड़ी बहुत बर्फ पिघलती है वहाँ से इन लोगों को पीने का पानी मिलता है, लद्दाख के लोगों को। तो पीने के पानी के लिए पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। अब हम बात करते हैं लद्दाख के लोगों के पेशे के बारे में कि लद्दाख के लोगों का बेसिकली काम है क्या। क्योंकि यहाँ पे खेती तो बहुत ही कम होती है, क्योंकि बारिश कम होती है, बंजर भूमि है, बर्फ से ढका रहता है। तो आखिर यहाँ के लोग काम क्या करते होंगे? तो यहाँ के लोग ज़्यादातर भेड़ व बकरी पालते हैं। क्यों पालते हैं? क्योंकि भेड़ और बकरी पाल कर वो उनसे पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं, क्योंकि पश्मीना ऊन बहुत महंगी है, हम जानते ही हैं। कश्मीर में पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं और पश्मीना ऊन हमें लद्दाख से मिलती हैं, जो कि बहुत महंगे दामों पर मिलती है। तो ये लोग बहुत महंगे दामों पर भेड़ व बकरी से मिलने वाली पश्मीना ऊन को बेचते हैं और यही इनका रोजगार होता है, यही ये लोग पेशा करते हैं। अब हम बात करते हैं लद्दाख के लोगों के खाने पीने की आदतों के बारे में। क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है तो यहाँ पर लोग दूध से बने पदार्थ, मांस ज़्यादा खाते हैं, ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर ठंड के अकॉर्डिंग नॉर्मल रहे। और हर परिवार के पास अपनी गाय, बकरी, याक होती हैं। लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है। व्यापार के लिए अच्छा रास्ता क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, घाटियाँ, और इन घाटियों से होकर तिब्बत पहुंचा जाता था। आज भी पहुंचा जाता है और पुराने समय में भी पहुंचा जाता था। तो ये देखो, ये यहाँ पर पहाड़ हैं, हमें दूर दूर तक दिख रहे हैं, और पहाड़ों के बीच में जो ये रास्ता जा रहा है इसे ही हम कहते हैं घाटियाँ। तो ये घाटियाँ हैं और इन्हीं से होकर, मतलब लद्दाख के रास्ते से ही तिब्बत पहुंचा जाता है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। बौद्ध धर्म, जो भारत में बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, भगवान बुद्ध ने भारत में ही बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी और उसके बाद ये और देशों में फैला था। तिब्बत में भी बौद्ध धर्म आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। तो वो क्यों है? क्योंकि पुराने टाइम में लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध अनुयायी तिब्बत गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? लद्दाख को। लद्दाख और तिब्बत के जो सांस्कृतिक चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वो बहुत सारी उनमें समानता दिखेगी, इसलिए हम लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। 400 साल पहले लद्दाख में इस्लाम धर्म पहुंचा था। तो हम आज देखो, लद्दाख में बौद्ध धर्म भी पहुंच गया है,
लद्दाख में इस्लाम धर्म भी पहुंच गया है, तो लद्दाख की जो आज की जनसंख्या है उसमें बौद्ध धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है। मतलब लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। लद्दाख में गाने कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है, यानी कि लद्दाख में जो लोग हैं वहाँ पर गाने और कविताएं बहुत ही पसंद की जाती हैं। और मौखिक यानी कि उनके पास बोलने वाली बहुत सारी कविताएं और गाने हैं। तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा। तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा और ये लद्दाख में बहुत प्रसिद्ध है। मुस्लिम और बौद्ध दोनों ही लोग इस केसर सागा पर गाने गाते हैं और नाटक भी खेलते हैं। मुस्लिम और बौद्ध धर्म दोनों के ही लोग केसर सागा जो तिब्बत का ग्रंथ है उस पर गाते हैं और नाटक खेलते हैं। तो ये हमने जाना लद्दाख की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में, लद्दाख के इतिहास के बारे में कि लद्दाख में जो विविधता है, जो भारत का ये क्षेत्र है, इसमें कैसी विविधता है और वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म भी पहुँचा था और 400 साल पहले इस्लाम धर्म भी पहुँचा था। और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बर्फ ठंड के कारण कैसी है, यहाँ पर भेड़ व बकरी का पशुपालन होता है और लोग दूध मांस आदि खाते हैं। तो ये हमने बात की लद्दाख के बारे में। ये थी लद्दाख की केस स्टडी जो हमारे भारत का उत्तरी हिस्सा है और ठंडा रेगिस्तान है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।